तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है ममता और वास्तव में इस चैप्टर में एक ममता छिपी हुई है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ममता चैप्टर में आप वो चीज़ नहीं जानते हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको टोटल ममता के बारे में सारी जानकारियां आपको दूंगा कि कैसे ममता भाग के खंडहर में अपने जीवन को व्यतीत की, उसके ज़िले पर किसने आक्रमण किया, क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं थी। इस कहानी को इतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपके पास संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, चाहे फेयर पे लिखना हो, चाहे यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखना हो, सारे जगह आप अच्छे तरीके से लिखें कि आपको पूरा नंबर मिल जाए। चलिए ममता पाठ के हर एक टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, इस चैप्टर के कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जो आप समझिए। सबसे पहले समझिए कि ममता कौन थी। ममता चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जिनकी शादी बचपन में हो गई थी और इनके पति मर गए थे। पति के मरने के बाद ये अत्यधिक दुखी रहती थी। इनके महल में शेर सासूरी आक्रमण करते हैं और वहाँ से किसी तरह भाग के खंडहर में अपनी जीवन व्यतीत करती हैं। इनके जीवन के अंतिम क्षण तक ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं मित्रता चैप्टर को भी पढ़ा दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पहली पॉइंट है कि ममता के मन की वेदना। रोहतास दुर्ग के पंडित चूड़ामणि की इकलौती पुत्री ममता थी जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो चुकी थी। दोस्तों, पहले की शादियां बाल्यावस्था में ही होती थी और उसी समय ममता के पति मर गए थे। इस कारण ममता अत्यधिक दिन प्रतिदिन दुखी रहती थी और वह अपने महल के खिड़कियों के पास बैठकर वहीं से सोन नदी के उफान को देखती थी और अपने हृदय के मन के आंसुओं को और आंख के आंसुओं को दिन प्रतिदिन बहाती रहती थी। ये थी ममता की कहानी। हम आज सारी कहानियां ममता के बारे में एक एक करके सीखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक सीखेंगे कि सब कुछ हम अच्छी तरीके से सीख लें। पिताजी मंत्री होने के कारण ममता को कोई धन दौलत की कमी नहीं थी। पिता एक मंत्री थे, इनके पास सोना चांदी जेवर जेवरात महल, रहने के लिए खाने के लिए ममता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। सिर्फ इन्हें एक ही दिक्कत थी, वो है पति सुख। इनके पति बचपन में ही मर गए थे, इनकी माता नहीं थी। मन से और तन से इन्हें दोनों तरफ से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस कारण ममता सबसे ज़्यादा दुखी रहती थी और यह बात खलती थी सबसे ज़्यादा इनके पिताजी को। और आप ही सोचिए दोस्तों, किसी पिता के सामने उसकी पुत्री या उसका बेटा दिन प्रतिदिन बैठ के यदि रोए तो उस पिता पे क्या गुजरेगी? वह पिता दुखी होगा कि नहीं होगा? उसी तरह पंडित चूड़ामणि भी इसी तरह वह दुखी रहते थे। यहाँ पे पंडित नहीं लगाया जाएगा बल्कि मंत्री चूड़ामणि। वो ब्राह्मण थे, हम पंडित चूड़ामणि भी कर सकते हैं, लेकिन उस किले के वह मंत्री थे, इसलिए हम जहाँ भी नाम लेंगे उनका मंत्री चूड़ामणि। तो वह अपनी पुत्री को देख के अंततः चिंतित रहते थे। और एक बार ऐसी बात हुई कि वह कमरे में प्रवेश करते हैं लेकिन ममता उनको ध्यान नहीं देती है। वो अपने ही गम में डूबी हुई होती है और अपने पुत्री के दुख को देखकर वह वापस चले जाते हैं। ये पहले टॉपिक है दोस्तों, और इस पहले टॉपिक से आप लोग इतना समझदार हैं कि समझ गए होंगे कि ममता के समय उस समय कौन सा दुख चल रहा था। अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर, चूड़ामणि का लालची स्वभाव होना। अब दोस्तों, इसमें लालची स्वभाव किस लिए आया है, वो भी चूड़ामणि मंत्री होते हुए भी। इसके पीछे एक कारण है। आइए देखते हैं कि चूड़ामणि लालची क्यों हुए। देखिए पंडित चूड़ामणि ममता के पास दोबारा आते हैं दोपहर के समय में। जब आते हैं इस बार तो अपने पीछे 10 सैनिक को लिए होते हैं और वो 10 सैनिक अपने थालियों में सोना भरे हुए होते हैं। जब इतना सोना देखकर ममता देखती है तो वहाँ पे क्या घटना होती है कि पंडित चूड़ामणि उन सभी सैनिकों को कह देते हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए, इस सोने को यहीं पे रख के। ममता के समय दिमाग में एक सवाल आती है कि यह इतना सोना आखिर आया कैसे। जैसे ही ममता अपने पिता से पूछती है तो पिता बताते हैं कि यह तुम्हारे लिए उपहार है, क्योंकि सामंत वंश का नष्ट होने वाला है और शेरशाह जो पठानों का देवता है, पठानों का युद्ध का मालिक है, शेरशाह वो हमारे रोहतास दुर्ग पर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। तो पहले के ज़माने में दोस्तों एक चीज़ होती थी कि साम दाम दंड भेद।
ये 4 चीज़ें चलती थी। ये पहले किसी व्यक्ति को समझाया जाता था, फिर दाम दिया जाता था, फिर दंड दिया जाता था, फिर उसका निवारण किया जाता था। आज के समय सिर्फ दंड दिया जाता है। मैं पहले की समय बात बता रहा हूँ। पहले समझाया गया, फिर रोहतास दुर्ग के मंत्रियों को सोना दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। वहाँ पे अब देखिए घटना क्या होती है कि ममता के पिता इनको बताते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा यह सोने का भेंट आया गया है कि यह भेंट ले लो और अपना राज्य हमें दे दो। लेकिन बात यहाँ पे सीधे उल्टी होती है। ममता को जैसे ही यह पता चलता है, ममता रिश्वत लेने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि यह परमात्मा के विरुद्ध है, हम किसी से भी रिश्वत नहीं ले सकते हैं, भले ही सामंत वंश का नाश हो जाए। दोस्तों एक चीज समझिएगा, वह एक ही चीज कहती हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमें इतना भी बुरा दिन देखना पड़ जाएगा कि हमें कोई एक मुट्ठी चावल तक नहीं देगा। हमारी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि क्या हमें एक मुट्ठी कोई चावल तक नहीं दे सकता है, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं। वह परमात्मा के विरुद्ध मानती हैं और वह सारे सोने को वापस कहती हैं लौटा दीजिए। हमारा भले ही सामंती वंश न रहे, हमारा भले ही राज्य न रहे, लेकिन हम रिश्वत लेके अपने आप के अधिकार को, मर्यादा को और परमात्मा के इस शक्ति को हम टूटने नहीं देंगे। वहाँ पे वो मना कर देती हैं और सारा सोना शेरशाह के पास चला जाता है। यह बात जब शेरशाह सूरी को पता चलती है, वह दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक कदम आगे चल जाता है। अब इसके बाद हम घटना पढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक पे। आइए पढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। दोस्तों इस टॉपिक से समझ गए होंगे कि इसके का बाद क्या हुआ होगा। अब रोहतास दुर्ग पर शेरशाह सूरी जैसे जैसे अब कदम आगे रखने लगता है और लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो उस समय तोरण द्वार होता था। पहले के द्वार के अलग अलग नाम होते थे हर एक किले के। ये आगे का किला का द्वार अलग नाम, पीछे के किले के अलग नाम, तो हर एक द्वार के अलग अलग नाम होते थे। उस समय एक तोरण द्वार था और उस तोरण द्वार पे शेरशाह सूरी के सभी सैनिक वहां पे पहुंच चुके थे। वहां पे जैसे ही गेट खुला, वहां पे सबसे पहले मंत्री चूड़ामणि ही पाया गया और महिलाएं थी। महिलाओं के अपमान के कारण सबसे पहले चूड़ामणि वहीं पे मारा गया शेरशाह के सैनिकों द्वारा। पूरे महल को चारों तरफ से शेरशाह के सैनिकों द्वारा घेर ली जाती है और दुर्ग पर समझ जाइए कि सैनिक कम होने के कारण दुर्ग पर सभी प्रकार से हमला होने लगते हैं और उसमें वहाँ के राजा जो थे, वहाँ के रानी थे, सब बंदी बना लिए जाते हैं। सारा सोना, सारा जेवा जवाहरात, सब कुछ अधिकार छीन लिया जाता है शेरशाह के द्वारा। तो इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे काम हुए कि यहाँ पे ममता की जान बच गई। लेकिन दूसरा सबसे बुरी चीज़ हुई कि शेरशाह सूरी आक्रमण करने के बाद वहाँ राजा और रानी को बंदी बना लिया और सारे सोने, खजाने, महल को अपने अंदर जब्त कर लिया। पठानों का देवता माना जाता था शेरशाह सूरी। आगे देखिए, तो ममता वहां से किस तरह निकली थी, ये चीज देखिए कि दुर्ग के कुछ ऐसे सैनिक थे जो हर एक महल में खंडहर होता है। खंडहर यानी हम गुफा कहते हैं। तो हर एक महल में गुफाएं होती थी पहले के। उस गुफाओं के द्वारा ममता को किसी तरह वहां से निकाल के खंडहर के रास्ते कहीं बाहर, कहीं दूसरे जगह उस ममता को ले जाकर सैनिकों के द्वारा पहुंचा दिया गया। ममता को इस बात को पता चल गया था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है शेरशाह सूरी के द्वारा। यह चीज उसके अंदर आग की तरह चलती रहती है ममता के अंदर, और ममता वहां से किसी तरह बच के चली जाती है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा कि शेरशाह सूरी सभी चीजों की छानबीन करता है, सब कुछ उसके अंदर जब्त हो जाता है, लेकिन उसे ममता का पता नहीं चलता है। शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को चारों तरफ भेज देता है ममता की खोज करने के लिए। ममता इसी डर से एक खंडहर में छुपी हुई होती है। आइए इसके बाद समझते हैं कि ममता का जीवन कैसे व्यतीत हुआ। देखिए कि ममता के घर में शरणार्थी का आगमन, ममता के झोपड़ी में शरणार्थी का आगमन। आइए इस टॉपिक में समझते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ममता के बाद जिंदगी में क्या हुआ। दोस्तों वहां से भागते भागते ममता इस घटना के काफी समय के बाद बनारस के उत्तर के धर्मचक्र बिहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति स्तंभ, जो आज लगभग खंडहर हो चुके थे, वहां ममता वृक्षों की छाया में बैठी पाठ कर रही थी। ध्यान से समझिए, वहां से भागने के बाद
यहाँ से बनारस मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है और बिहार यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है। मैं बीच में हूँ सैयद राजा के चंदौली ज़िले में। दोस्तों, ममता जो थी, बहुत देर के बाद ममता बनारस के उत्तर तरफ बिहार के गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के खंडहर में जाके, वहाँ के महलों को टूटे फूटे खंडहर में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी झोपड़ी लगा के रहती थी। सोचिए, एक मंत्री की पुत्री होके वह अपना सब कुछ छोड़ के एक खंडहर में जाके वहाँ पे अपनी झोपड़ी लगा के वह जीविका, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, यहाँ से मौर्य और गुप्त साम्राज्य के कुछ ऐसे किले थे, वो खंडहर बन चुके थे। उस खंडहर में ममता जाके वहाँ पे झोपड़ी लगा के रहती थी। आगे देखिए क्या होती है बात, कौन शरणार्थी उनकी झोपड़ी में आता है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, अब एक कहानी वहीं पे स्टार्ट होती है ममता की जिंदगी में। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में बैठी हुई रहती हैं, तभी एक ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति उनके सामने आता है जो मरने की अवस्था में होता है। युद्ध में हारा हुआ एक ऐसा व्यक्ति उनके सामने होता है जो एकदम मरने की अवस्था में होता है, और वो भागते भागते, हाँफते हाँफते ममता की झोपड़ी में आके बैठ जाता है। ममता पूछती है कि तुम कौन हो? तो वह शख्स बताता है, मेरा नाम हुमायूं है, मैं शेरशाह सूरी से हार कर यहाँ पे आया हूँ, मुझे शरण दीजिए, मेरा जांच पड़ताल कीजिए, मेरी जान को बचाइए, मैं आपका आभारी रहूँगा। ममता जब इस बात को सुनती है तो ममता के हृदय में आग लग जाती है। आग किस लिए लगती है कि जो शेरशाह सूरी होता है वह इनके पिताजी को तलवार से मारा हुआ होता है। इस कारण शेरशाह सूरी ममता का दुश्मन होता है। यह बात जैसे ही ममता सुनती है, ममता के हृदय में भी आग लग जाती है और वो कहती है कि मेरी झोपड़ी से चले जाओ, मेरी झोपड़ी में जगह नहीं है। ऐसा शब्द उनके मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि शेरशाह सूरी ने इनके पिताजी को मारा था अपनी तलवार से। इस बात का खलबल उनके जीवन भर रहता है। इस आग में वह कहती है कि तुम चले जाओ। तभी वह हुमायूं वहीं पे वह बेहोश हो जाता है और ममता, ध्यान देखिए, नाम ही उनका पड़ा है ममता। उनके अंदर इतनी ममता थी कि एक अजनबी की देखभाल करने से वो पीछे नहीं हटी और उनका इलाज की। ममता उस झोपड़ी में उस हुमायूं जो मुगल साम्राज्य का था, जो एकदम बेहोश की अवस्था में था, उसका इलाज की और वापस खंडहर में चली गई। खंडहर यानी एक गुफा में। हुमायूं की नींद टूटी और वह अपने महल की ओर चला गया। सुबह सैनिक वहां पे उसी कुटिया के सामने, कुछ सैनिक आते हैं हुमायूं के राज्य से। हुमायूं के राज्य से कुछ सैनिक आते हैं उसी कुटिया पे और कहते हैं कि यहाँ किसी बुढ़िया ने या यहाँ किसी एक औरत ने हमारे राजा को शरण दी है, वहाँ वह माता कहाँ पे है। और ममता गुफा में छुप कर ये सब देखती रहती हैं कि कौन आ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे ये घटी होती है कि जो हुमायूं था, मुगल साम्राज्य का हुमायूं, वह चंद्रमा के प्रकाश में ही ममता को देखा हुआ था और वह चला गया था। तो उसके सैनिक जब आए हुए थे और हुमायूं भी आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे ममता का कोई नाम पता नहीं था क्योंकि ममता खंडहर में छिपी हुई थी। ममता इसलिए छुपी हुई थी, कहीं शेरशाह सूरी द्वारा वह सैनिक नहीं न भेजा गया है। वो ढूंढते हैं ममता को, लेकिन ममता का कोई अता पता नहीं चलता है। इसमें मुगल शासक जो हुमायूं था वह कहता है कि मैं उस माता को कुछ दे नहीं पाया, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ मेरा इलाज हुआ है, जहाँ मेरी उस माता ने मुझे रक्षा दी, आज मैं इसी जगह पे एक महल बनवा दूंगा। और यही कहकर वह वहाँ से चला गया। और इस उम्मीद में वह ममता रहती है कि शायद मैं मरने की कगार में हूँ, अब मुझे कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो शायद महल ही बन जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें भी बहुत देरी हो जाती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसमें भी बहुत ही देरी हो जाती है। दोस्तों, ममता की वृद्धावस्था तथा मुगल सैनिकों द्वारा झोपड़ी की खोज, वहां पे एक चीज दोस्तों नोट्स करिएगा कि ममता उस समय माता के समान हो गई थी, यानी उनकी उम्र 60 साल या 70 साल ही होगी। हुमायूं ने वादा करके गया था कि यहाँ पे मैं एक महल बनाऊंगा, लेकिन वह बनाता नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या घटना होती है कि यहाँ पे कहा गया कि चौसा के मैदान में पठान और मुगलों के बीच युद्ध भी बीत गया। चौसा का मैदान 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच फिर एक लड़ाई हुई। उसमें शेरशाह सूरी
हार जाता है और हुमायूं इस बार जीत जाता है। 2 युद्ध होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ममता का शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है, वो एकदम वृद्धावस्था में होती है, एकदम मरने के कगार में होती है। तभी उनके पास एक सैनिक आता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे एक राजा यहाँ पे एक दिन व्यतीत किए थे जिससे उनकी जान बची थी। मैं यहाँ पे महल बनवाना चाहता हूँ। ममता जानते क्या कहती है कि मैं तो मरने की कगार में हूँ। 30 साल बाद आते हैं वह सैनिक। ममता कहती है कि मैं तो एकदम मरने की कगार में हूँ, एकदम वृद्धावस्था हूँ, अपने आखिरी समय में हूँ। ये महल बनवा के मेरे लिए तुम क्या उपकार करोगे? वो कहती है कि ये महल बनवा के आखिरी महल मेरे किस काम का, जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। मैं तो एकदम आखिरी समय में हूँ, अपने जीवन के आखिरी क्षण को जी रही हूँ। क्योंकि वह सैनिक 47 साल बाद उस ममता स्त्री के पास पहुंचा था। सोचिए दोस्तों, वह हुमायूं राजा वहां पे आया, ममता से वादा किया और 47 साल बाद वहां पे अपने सैनिक को भेजा, फिर भी नहीं वह मूर्ति बना। फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर अपने पिता की याद में वहां पे एक महल बनवाया और वहीं पे अकबर ने लिखा था कि 7 देश के राजा हुमायूं ने यहां पर एक रात बिताई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सबसे लास्ट टॉपिक है जो ममता पाठ को आपको याद करनी चाहिए। ये लास्ट टॉपिक आपको आजीवन याद होगी। इसमें एक चीज होता है दोस्तों कि अकबर यहाँ पे उस मंदिर को बनवाया, उस महल को बनवाया जहां पे उसके पिताजी एक दिन रात व्यतीत किए थे, यानी हुमायूं की बात हो रही है। और उस महल के बनने के बाद जानते हैं उस महल पे क्या लिखा था? 7 देश के राजा हुमायूं यहाँ पे एक दिन विश्राम किए थे और वहां पे ममता का कोई नाम नहीं था। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है दोस्तों। आप एक चीज समझिए कि ऐसी स्त्री की मैं बात किया हूं जिसका पति बचपन में मर गया, जिसकी माता मर गई, पिता शेरशाह सूरी द्वारा मर गया, भागते भागते वो खंडहर में जाके गुफा में रहती थी और उनका जीवन सबसे दयनीय स्थिति में होते हुए भी वो अपने दुश्मन के अनजान व्यक्ति को उसने रक्षा की, तब जाके उनका नाम पड़ा ममता। आप समझिए दोस्तों उनकी जिंदगी कितनी बुरी थी। उस बुरी स्थिति में भी ममता अपने जीवन के पथ पे चलती रही, अपने मार्ग से कभी भी नहीं डगमगाई। दोस्तों ये चैप्टर पढ़ाने और पढ़ने में सबसे मजा आया, सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और आपको कोई भी इस चैप्टर से डाउट होती है कमेंट कर दो यार, मैं वो सब कुछ बताऊंगा, मैं उस सब कमेंट का रिप्लाई दूंगा जो आपको चाहिए। और सुधांशु भैया को सब्सक्राइब करिए और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हिंदी की 1 by 1। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।